कितना टाइम हो गया देखो, चलो ठीक है। राधे राधे, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए 3 अगस्त का जो है करंट अफेयर देखेंगे और पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में 46वें सत्र में, कौन सा सत्र चल रहा है, 46वां सत्र चल रहा है, उसके दौरान यूनेस्को की जो है विश्व विरासत में कितने स्थल और नए शामिल कर लिए गए हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत जो है यूनेस्को की जो 46वीं बैठक हो रही है उसकी मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, और वो भी भारत में नई दिल्ली में इसकी मेजबानी की जा रही है। यूनेस्को की 46वीं जो है उसका सत्र चल रहा है और भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। तो इसी बैठक के चलते चलते जो है यूनेस्को ने कितने नए स्थल जो है अपने आप में स्थापित कर लिए हैं, नए उसने जोड़ लिए हैं। तो उसकी जो संख्या है वो कितनी है, 24। कितनी संख्या है, 24। 24 संख्या में जो है भाई भारत जो है, भारत के स्थल पर ही यूनेस्को ने 24 स्थल नए जोड़ लिए हैं। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में जो है 46वें सत्र में यूनेस्को विश्व विरासत में जो है दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल कर लिया गया है। ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि भारत में जब यूनेस्को की 46वां सत्र चल रहा था तो यूनेस्को ने जो है अपने स्थलों में कितने नए स्थलों को शामिल किया गया या किया उन्होंने, तो उसका आंसर क्या होगा, 24। चलिए, भारत ने पहली बार यूनेस्को में विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि यूनेस्को की जो सत्र चल रहा है या बैठक चल रहा है वो पहली बार भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 21 जुलाई को यूनेस्को के महानिर्देशक, उनका नाम क्या है, आर.डे. एजोले। क्या नाम है, आर.डे. एजोले। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखें, यूनेस्को के महानिर्देशक के तौर पर ये अभी उस पद पर तैनात हैं, की उपस्थिति में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक है उसका उद्घाटन किया। जो है समापन समारोह जो हुआ 30 जुलाई। अब ये जो है भाई 21 जुलाई को ये स्टार्ट हुई थी ये सत्र और 30 जुलाई को जो है संपन्न हो गया। तो भाई केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन से मंत्री हैं, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। अच्छे से याद रखें, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। उनके ही भाषण के द्वारा जो है इस कार्यक्रम का या इस सत्र का जो है अंत हुआ या समापन हुआ। इसको अच्छे से याद रखें। देखिए, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के भाषण से ये अंत हुआ, पर हमको ये याद करने की आवश्यकता है कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। 21 जुलाई को शुभारंभ हुआ और 30 जुलाई को यूनेस्को की 46वीं सत्र का समापन हो गया नई दिल्ली। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो है हमारे भारत के स्थल कितने हो चुके हैं यूनेस्को में, किसी को पता है, क्लास में पढ़ा है, पढ़ा तो है, याद किसी को नहीं है। वो है भाई 43 जो है वो स्थल हो चुके हैं हमारे भारत में। कितने, 43 स्थल हो चुके हैं यूनेस्को में शामिल हमारे भारत के। और 43वां जो है वो कौन सा है, असम का मुइद्दम। कौन सा है, मुइद्दम असम का। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें जो ऐसी क्यारियां सी बन रही थी 3, हमने एक फोटो भी देखा था, तो वो ये आप जरूर याद रखें। चलिए, ये जो सत्र हो रहा था उसमें 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें से जो है भाई ये 24 शामिल किए गए हैं, उसमें 19 सांस्कृतिक क्षेत्र से हैं, 4 प्राकृतिक क्षेत्र से हैं और 1 जो है मिश्रित क्षेत्र से। ये यूनेस्को में 24 स्थल जोड़े गए हैं। अब ये दुनिया भर के यूनेस्को में अभी तक कितने स्थल हो चुके हैं टोटल मिलाकर, किसी भी देश से संबंधित हैं, पर ये टोटल मिलाकर जो हो गए हैं 1223 जो है स्थल यूनेस्को में शामिल हो चुके हैं। और इसमें से जो है भाई 952 सांस्कृतिक क्षेत्र से हैं और 231 प्राकृतिक क्षेत्र से हैं और 40 जो है मिश्रित क्षेत्र से हैं। इनको एक बार आप पढ़ सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता इतना आवश्यक है, पर आप एक बार जरूर अच्छे से थोड़ा सा एक बार ध्यान से आप इसको पढ़ सकते हैं। बस यही याद रखें कि हमारे भारत का जो है वो 43वां स्थान हो चुका है यूनेस्को विरासत में। हमारे स्थल कितने हो चुके हैं, 43वें। और लास्ट में अभी कौन सा अभी जुड़ा है, असम का मुइद्दम। चलिए, अब ये भाई सबसे टॉप पर यूनेस्को में सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ के शामिल है, इटली के। कहाँ के, इटली के, और वो भी 60 स्थलों के साथ जो है फर्स्ट नंबर पर है इटली। अब दूसरे नंबर पर कौन आता है, 59 स्थलों के साथ जो है चीन। पहला कौन सा है, इटली, और दूसरा कौन सा है, चीन।
चलिए हमारे भारत के 43, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप इसको बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और आर.डे. एजोले जो है इसके महानिर्देशक हैं, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, गुवाहाटी, मुंबई, गोवा, दिल्ली। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। क्या है इसका आंसर? दिल्ली। 2 से 7 अगस्त तक ये आयोजन कब से कब तक चलेगा? 2 से 7 अगस्त तक ये आयोजन चलने वाला है। पूना इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में जो है कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जो है अच्छे से नोट डाउन कर लें। बाकी जो चीजें आएंगी वो एक ठीक ठाक है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि भाई 2 से 7 अगस्त तक जो है ये चला, और कौन सा सत्र था? ये 32वां ये सत्र या सम्मेलन संपन्न किया गया नई दिल्ली में। ये जानने की आवश्यकता नहीं है सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए ये जो है बस ये याद रखना कि इतने साल बाद 1958 में जब हमने मेजबानी की थी, उसके बाद जो है अब हम 2024 में कर रहे हैं। सिंपल सी इतनी बड़ी लाइन पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। हमने जब पहली बार इसकी अध्यक्षता करी थी या मेजबानी करी थी, वो करी थी 1958 में। अब हम इतने लंबे समय के बाद जो है 2024 में इसकी मेजबानी कर रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। ये जो आयोजन होता है वो हर 3 साल में होता है, ये भी याद करने की आवश्यकता आपको है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका थीम क्या है? इस बार का थीम क्या है? ट्रांजिशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, आप इसको जो है अच्छे से याद रखें। इसके जो है 32वें सत्र का इसका थीम ये रहा। 2 से 7 अगस्त तक 2024 इसका जो है आयोजन टाइम रहा, और भारत ने 1958 में इसकी अध्यक्षता की थी या मेजबानी की थी। उसके इतने लंबे समय बाद 2024 में इसकी मेजबानी की जा रही है। अब अभी कुछ ही दिनों से ये जो क्वेश्चन आ रहा है भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता भी होगा, न्यूज़ पे चल भी रहा है। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक किसने जीता है? मनु भाकर जो है भाई, ये पहला पदक पेरिस ओलंपिक में जीतने वाली महिला बन चुकी हैं, और इनके नाम एक और इतिहास जड़ चुका है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाली महिला कौन है? मनु भाकर। पर क्वेश्चन क्या है अभी हमारा? 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक किसने जीता? वो जीता स्वप्निल कुसाले। क्या नाम है? स्वप्निल कुसाले ने जो है ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है, कांस्य मेडल ही जीता है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर जो थी वो भी निशानेबाजी से ही संबंधित थी, और ये जो स्वप्निल हैं वो भी निशानेबाजी से ही संबंधित हैं। उन्होंने भी कांस्य पदक जीता और इन्होंने भी कांस्य पदक ही जीता। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों से ये भारत का तीसरा पदक जीता गया है। यह महाराष्ट्र से संबंधित है। इनकी जो माता जी हैं वो सरपंच हैं। ठीक है, चलिए, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और स्वप्निल कुसाले ने जो है, ये अच्छे से याद रखें कि 50 मीटर राइफल में कितना? 50 मीटर। और हमने मनु भाकर का जब पढ़ा था तो 10 मीटर राइफल। ठीक है, ये अंतर है। तो ये 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीत के लाए हैं, और वो 10 मीटर राइफल में कांस्य पदक वो भी जीत कर लाई थी। चलिए, इन्होंने अपना मैच जो है 451.4 अंक के साथ समाप्त किया और कांस्य पदक जीता। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। पूरी महाभारत लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए, 10 मीटर मैंने आपको बताया मनु भाकर जीती थी। फिर इनकी जोड़ी कौन सी? सरबजोत और मनु भाकर की जोड़ी ने मिश्रित कांस्य पदक जीता था। फिर अब ये तीसरे पेरिस ओलंपिक में हो चुके हैं स्वप्निल कुसाले। इन तीनों ने ही कांस्य पदक जीता है। भगवान की कृपा अगर होगी तो गोल्ड भी हम लेकर आएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बना है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, कश्मीर, सांची, ग्वालियर, कोझिकोड। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर है कश्मीर। क्या है? कश्मीर जो है ये प्रमाण पत्र लेकर आया है। 31 जुलाई 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जो है ये आयोजित हुआ, ये समारोह जो है वो आयोजन हुआ। और कश्मीर शहर की विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया विश्व शिल्प परिषद के द्वारा। ये जो है ये प्रमाण पत्र किसको दिया गया है? श्रीनगर को। विश्व शिल्प शहर को जो है प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, किसको हुआ है? जम्मू कश्मीर को ये प्राप्त
प्राप्त हुआ है। विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाला कश्मीर चौथा भारतीय शहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथा भारतीय शहर ये है किसमें शामिल होने वाला, विश्व शिल्प परिषद में। आप कॉपी में सिर्फ ये लिखेंगे कि विश्व शिल्प परिषद में जो है चौथा शहर कौन सा शामिल हुआ है हमारे भारत का, कश्मीर। अब हम इससे पहले 3 कौन से हैं वो देख लेते हैं। वो देखते हैं राजस्थान का जयपुर, पहला कौन सा है, जयपुर। दूसरा कौन सा है, माल्यापुर, ये जो है तमिलनाडु में है। और भाई कर्नाटक का मैसूर, ठीक है। और चौथा कौन सा हो गया है, जो है हमारे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। चलिए, तो ये 4 स्थल जो है हमारे विश्व शिल्प परिषद में शामिल हो चुके हैं या उसका प्रमाण पत्र इसको प्राप्त हो चुका है। बाकी जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये सन आप याद रख सकते हैं, 2015 में जो है कर्नाटक के मैसूर को ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। 5वां क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जो है तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस। इसका जो आंसर है वो है भारत। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये हवाई अभ्यास है, ठीक है, हवाई अभ्यास है। तरंग शक्ति 2024 का जो मेजबानी करेगा वो कौन कर रहा है, वो हमारा भारत कर रहा है। तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी भारत पूरी तरह से तैयार है और इसमें लगभग 30 देश भाग लेंगे और इसका आयोजन जो है 2 फेज में किया जाएगा। 2 फेज में इसका आयोजन किया जाएगा और 30 देश जो है इसमें भाग लेने वाले हैं। पहला फेज देखते हैं। पहला फेज जो होगा 6 अगस्त से 14 अगस्त तक किया जाएगा और ये तमिलनाडु के सुलार, अच्छे से याद रखें कि पहला फेज जो है तमिलनाडु के सुलार में आयोजित किया जाएगा और दूसरा फेज कब होगा, 29 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक ये होगा और ये जोधपुर में आयोजित होगा। जोधपुर यानी राजस्थान में ये आयोजित किया जाएगा। तो आप अच्छे से याद रखें, पहला जो है तमिलनाडु के सुलार में और दूसरा फेज जो है राजस्थान के जोधपुर में ये संपन्न होने वाला है। कौन सा, तरंग शक्ति 2024 बहुराष्ट्रीय हवाई जो है अभ्यास किया जा रहा है। भारत इसका आयोजन करेगा या मेजबानी करेगा। 6वां क्वेश्चन है, रैपिडो इस साल की यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है। इसका उसके ऑप्शन जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है तीसरा। आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, कहीं जाने के लिए आप ओला करते हैं, एक कार आती है आपको लेने बाकायदा, जहां भी आप स्पोर्ट डालते हैं, ओला, उबर, उसी का एक कंपटीशन है, उसका नाम क्या है, रैपिडो। चलिए, तो वो जो है हमारे भारत का यूनिकॉर्न यानी जिसका मार्केट वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा हो। कितना मार्केट वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा हो, उसको हम जो है यूनिकॉर्न के श्रेणी में रखते हैं। और हमारे भारत में जो है 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो ये तीसरा रैपिडो का स्थान किसको मिला, रैपिडो को हमारे भारत में तीसरा स्थान मिला है। फिनटेक परफ्यूज को जो है भाई पहला, ये तीसरा स्थान है, तो पहला किसको मिला है हमारे भारत में, फिनटेक परफ्यूज। और दूसरा कौन सी कंपनी है भाई, AI अपस्टार्ट क्रिटिम जो है ये दूसरा कंपनी है। और तीसरी कौन सी हो गई है, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा, रैपिडो। अच्छे से याद रख लें, पहली कंपनी ये है और दूसरी कंपनी ये है और तीसरी कंपनी हमने क्वेश्चन में पढ़ ली है, रैपिडो। चलिए देखिए, ये पढ़ा दे रही, बता दें कि ओला और उबर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली रैपिडो ने हर लेन देन पर बुकिंग शुल्क, सीधी बात है, इसने जो बुकिंग शुल्क लेते हैं वो बंद कर दिया है और कहीं ना कहीं इसमें सदस्य जोड़ने वाली स्कीम इसने लागू कर दी है रैपिडो ने। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम किया है। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, किसने असम राइफल्स के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, नीना सिंह, फिर है विकास लखेड़ा, फिर है राहुल रसगोत्रा, अनीस दयाल सिंह। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, विकास लखेड़ा जो है इसका आंसर है, जो है असम राइफल्स में जो है ये महानिर्देशक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। इनको जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रहरी भी बोला जाता है। ये जो है विकास लखेड़ा, इनकी इमेज है, आप देख सकते हैं, इनको पूर्वोत्तर देश का या क्षेत्र का जो है प्रहरी बोला जाता है। चलिए, इससे पहले जो है PC नायर इस स्थान पर या इस पद पर थे बहुत लंबे समय, 40 साल किसको बोलते हैं, 40 साल इनका जो है इसी पद पर रहने का एक रिकॉर्ड है PC नायर। इतने साल बाद अब जो है नए निर्देशक के रूप में या महानिर्देशक के रूप में कौन तैनात हुए हैं, विकास लखेड़ा, पूर्वोत्तर राज्य में प्रहरी इनको बोला जाता है। अब 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के
के रूप में किसने शपथ ली है? मैंने आपको राज्यपाल करा दिए हैं, इसके आंसर जो है चीख चीख कर बोल रहा है कि इसका आंसर मैं हूं, क्योंकि आप सभी को इसका आंसर पता है। इसका पहला ऑप्शन क्या है? सतीश चंद्र मिश्रा, फिर दूसरा है मनोहर सिंह, फिर है भाई संतोष कुमार गंगवाल, फिर है गुलाब चंद्र कटारिया, और इसका आंसर भी है भाई गुलाब चंद्र कटारिया। पंजाब और चंडीगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। चलिए अब देख लेते हैं, इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। इनकी शपथ के दौरान जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद हुए, तो इसमें मौजूद हुए हमको ये याद नहीं रखना, हमें ये याद रखना है कि भाई इसके जो भाई पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? भगवंत मान। ठीक है, भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है। ये देखो कितने हंसमुख हैं गुलाब चंद्र कटारिया जी, ये राज्यपाल हैं पंजाब और चंडीगढ़ के। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, सुप्रीता सीटी, फिर दूसरा है साधना सक्सेना नायर, फिर है अनामिका राजीव, फिर है सुमन कुमारी, और इसका जो आंसर है वो है साधना सक्सेना नायर। चिकित्सा सेवा महानिर्देशक के रूप में जो है ये अभी तैनात हुई हैं, और ये बहुत ब्रेव हैं। आप इनकी वीडियो जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जो है चिकित्सा सेवा महानिर्देशक के रूप में पहली महिला बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब पहली महिला या पहला पुरुष आ जाए तो आप इसको नोट डाउन करके जरूर लिख लें। ये पहली महिला जो है वो साधना सक्सेना बन गई हैं चिकित्सा सेवा महानिर्देशक, इसको नोट डाउन कर लें। पश्चिमी वायु कमान की प्रधान चिकित्सा अधिकारी बनने वाली भी ये पहली महिला हैं। इन दोनों लाइनों को आप अच्छे से नोट डाउन करके और बार बार पढ़ के जो है इनका नाम याद रख लें कि साधना सक्सेना नायर जो है पहली चिकित्सा महानिर्देशक के रूप में जो है तैनात हो गई हैं साधना नायर, और पश्चिमी वायु कमान की जो कमांडर भी बनी थी ये भी पहली साधना ही थी। तो इनका नाम जो है आप अच्छे से याद रखें। वह जो है ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये प्रशिक्षित बहुत हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षित हैं, रासायनिक या जैविक क्षेत्रों में जो है इन्होंने अपनी कमांड जो है हासिल कर रखी है। ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर पता भी है, हमने पढ़ा भी है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? बहुत बढ़िया, भैया ने बता दिया पहले ही। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये यहाँ पर जो है एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा लागू की गई है, और ये हमने पढ़ चुके हैं। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई में जो है ये स्थापित की गई है, और देश की इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप याद रखें ये महाराष्ट्र मुंबई में स्थापित है जवाहरलाल पोर्ट। चलिए ये भी आपको पता है कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस, ये तो हमने 10 बार पढ़ लिया है कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है वो जापान ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। कौन सा देश? सभी ग्लेशियर खोने वाला, ये शायद हम पढ़ चुके हैं, हाँ ये पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो गया है, तो आप इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये सबको पता है, ये ठीक है। चलिए, विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मौशी नाम का नया AI चैटबॉक्स जो है वो लॉन्च किया है। किसने किया है? फ्रांस ने किया है, ये भी आपको पता है। चलिए इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।